हर आदमी को हर हालत में अपना ही बच्चा चाहिए। ये बात मुझे शादी के 2 साल बाद पता चली। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं तबाह और बर्बाद हो गई हूँ। मैं हंसना भूल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करती। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ सुनकर मैं ऊंची ऊंची रोने लगी। माँ ने पूछा कि क्या बात है अंजलि, तुम इतना क्यों रो रही हो? मैं बोली, माँ मुझे आपका श्राप लग गया। मुझे बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। माँ ने कहा, भगवान करे कि ऐसा दिन कभी न आए जब तुम्हें माँ बाप का श्राप लगे। मुझे बता तो सही, आखिर क्या बात है? मैंने रो रो कर अपनी माँ को बताया। माँ, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं पर मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने मुझे साफ शब्दों में कह दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरी ये बात सुनकर मेरी सास मुझे तलाक के लिए कह रही है। ये सुनकर मेरी माँ कुछ सोचने के बाद बोली, मेरी बच्ची तू फिक्र मत कर, परमात्मा सब ठीक करेगा। अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। तू ऐसा कर, अपने पति का दूसरा विवाह अपनी मर्ज़ी से करवा दे। ऐसा करने से तुम्हारा एहसान भी रहेगा और वह तुझे कभी छोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लग रहा था कि ये भी मेरे साथ कोई दुश्मनी ही निभा रही हैं। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं सारा दिन रोती रही। शाम के समय नीरज वापस घर आए और मुझे देखकर बोले, क्या बात है अंजलि, तुम कमरे में इतना अंधेरा करके क्यों बैठी हुई हो और रो क्यों रही हो? मम्मी ने कुछ कहा क्या? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैं रोती हुई बोली, नीरज, मेरी तकदीर में अंधेरा ही लिखा है। वह कहने लगे, तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे पास हूँ। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया? मैंने नीरज को कहा कि हमारे विवाह को 2 साल हो गए हैं पर हमारा कोई बच्चा नहीं है। नीरज ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम फिक्र मत करो, भगवान की कृपा होगी तो वह भी हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं नीरज, मैं आज डॉक्टर के पास होकर आई हूँ। उन्होंने बताया है कि तुम सारी उम्र माँ नहीं बन सकती। मेरी बात सुनकर नीरज के चेहरे पर भी उदासी छा गई। वह भी काफ़ी देर तक चुप रहा। फिर नीरज ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार लूँगा। मैंने कहा, नीरज, अगर तुम्हें बच्चे की ज़रूरत महसूस हुई तो तुम क्या करोगे? नीरज मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। नीरज की ऐसी बातें सुनकर मुझे कुछ सुकून तो पहुंचा कि मेरा पति मेरे साथ है। फिर मुझे किस बात का डर था? अब ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म हो गई। वह मुझे घूर घूर कर देखती और मुझे बातों बातों में सुना भी देती। एक दिन हमारे घर में हमारी पड़ोसन आई। मेरी सास ने उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पहली बहू को क्या हुआ? तो मेरी सास ऊंची ऊंची हंसकर बोली, मेरी बेचारी बहू तो बांझ है, वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन हमने तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है ना। ये सब बातें सुनकर तो मैं कांपने लगी। जब नीरज घर आया तो मैंने रो रो कर उसको सारी बातें बताई। नीरज को बहुत गुस्सा आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ कमरे से बाहर लेकर आया और मेरी सास के सामने खड़ा होकर बोला,
ये लड़की मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं इसके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। तुम मेरे लिए लड़की ढूंढना बंद कर दो। मेरी सास ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी का भी इतना ख्याल रखे। हमारे ज़माने में तो जब किसी को पता लगता था कि उसकी पत्नी में कोई कमी है तो वह तो उसी वक्त ही अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देते थे। नीरज ने कहा, मम्मी, भगवान के लिए तुम चुप रहो। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान में उड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा पति मेरे लिए सबके साथ लड़ रहा है। रात हुई तो मैंने सोचा नीरज के लिए चाय बनाकर ले जाती हूँ। चाय बनाने के लिए मैं किचन में गई तो मेरी सास के कमरे में से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी के साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी। फिक्र मत कर, देखना मैं इस मनहूस अंजलि का पत्ता कैसे साफ करती हूँ। अभी तो नीरज के दिमाग में उसकी मोहब्बत का भूत सवार है। थोड़े दिन बीत जाने दे, फिर देखना कैसे लाइन पर आता है। मैं तो उसकी दूसरी शादी करवा कर ही रहूँगी। तुम ऐसा करो, उसके लिए कोई लड़की ढूंढना शुरू कर दो। तब तक मैं तो उसको मना ही लूँगी। दूसरी शादी के लिए ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं चाय बनाए बिना ही अपने कमरे में वापस आ गई। हर वक्त यही फिक्र लगा रहता कि नीरज मुझे कहीं छोड़ ना दे। नीरज जब भी कभी काम से वापस आते तो मैं बड़े ही गौर से उनका चेहरा देखती। कहीं वह गुस्से में तो नहीं, कहीं वह परेशान तो नहीं। मेरी तो कोई सहेली भी नहीं थी जिसके साथ मैं अपना गम साझा कर सकूं। मुझे अपनी माँ का ही ख्याल आता, पर पिछली बार उसने जो मुझे सलाह दी थी उसके कारण मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। अब मेरा दिल बहुत उदास था। मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। जब माँ ने मुझे हेलो कहा तो मैं ऊंची ऊंची रोने लग पड़ी। क्या बात हो गई अंजलि? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं हर रोज़ तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करती थी। तुम्हें तो पता है कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि मेरी माँ मेरे बिना कितना तड़प रही है। मैंने कहा, माँ, मेरी ज़िंदगी पहले बहुत खुश थी, पर जब से मुझे पता चला है कि मैं माँ नहीं बन सकती, तब से मेरे सिर पर हर वक्त तलवार ही लटकती रहती है। मेरी सास ने तो मुझे पहले ही नहीं अपनाया था, अब तो उसको मौका मिल गया। अब तो वह हर किसी के साथ मेरे पति के रिश्ते के बारे में बात करने लग जाती है। पर माँ, नीरज बहुत बढ़िया इंसान है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वह मेरी खातिर अपनी माँ के साथ भी लड़ जाते हैं, लेकिन वह कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेंगे। माँ कहने लगी, बेटी, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। मैंने तो तुम्हें उसी दिन ही सलाह दी थी कि तुम नीरज का दूसरा विवाह करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद ऐसे ही छोड़कर जाएगा। उसको अपना वारिस चाहिए। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी करने के बारे में ज़रूर सोचेगा। पर अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारी सास की पसंद की लड़की से शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा? मेरी माँ ने कहा कि किसी गरीब घर की लड़की से अपने पति की शादी करवा दो। वह हमेशा तुम्हारे नीचे ही रहेगी और तुम्हारी बराबरी करने के बारे में भी नहीं सोचेगी। वह बच्चे को जन्म देगी तो माँ तुम बन जाओगी। फिर मौका देखकर तुम उसको घर से बाहर निकाल देना। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा कि माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैंने माँ से कहा, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो मुझे बताना, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। मेरी माँ ने
मुझे कहा कि तुम कोई बहुत गरीब घर की और लाचार लड़की ही ढूंढना, जो बिल्कुल सीधी सादी हो, ज़्यादा तेज़ तर्रार ना हो, नहीं तो सारी ज़िंदगी हाथ मलती रहोगी। मैंने कहा, माँ फ़िक्र मत करना। मैं घर वालों से चोरी नीरज के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं कैसे अपने पति को किसी दूसरी औरत के हाथों में सौंप सकती थी, फिर वह पति जिसकी खातिर मैंने सारी हदों को पार किया था। मैं अपने गांव के सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरा भाई और मेरे माता पिता मुझ पर जान छिड़कते थे, पर मुझे एक ही बात खटकती थी कि मेरे पिताजी ने जो मेरा रिश्ता अपने बचपन के दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था, वह बिल्कुल अनपढ़ था और मैं 12वीं पास थी। वह बहुत अजीब तरह का इंसान था और घमंडी और नशे भी करता था। मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मैंने अपने पापा को कहा, पापा मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर कहा, बेटी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर औरत अच्छी और वफादार हो तो बुरे से बुरे आदमी को भी ठीक कर लेती है। मैंने पापा से कहा कि औरत कोई आदमियों को ठीक करने वाली मशीन तो नहीं, कोई भी औरत मर्द को ठीक नहीं कर सकती। पापा मेरी बातें सुने बिना ही कमरे से बाहर निकल गए। नीरज मेरे साथ पढ़ता था, वह मेरा अच्छा दोस्त था। मैं अपनी हर बातें उसके साथ शेयर करती थी। ये सभी बातें मैंने नीरज को बता दी थी और मैं बुरी तरह रोने लग पड़ी। नीरज ने कहा कि तुम फिक्र मत करो अंजलि, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे पता था कि मेरे इस फैसले से मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, लेकिन मैं मजबूर थी। नीरज मुझे लेकर शहर आ गया। वहाँ मैंने उसके साथ शादी कर ली। वह मुझे अपने घर ले गया, पर जब उसकी मम्मी को इस बात का पता लगा तो वह बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि नीरज करोड़पति बाप का इकलौता बेटा था। मेरी सास घर से भागी हुई लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी, पर नीरज ने साबित कर दिया कि वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मेरा साथ दिया। मेरे घर से भागने के बाद मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से मेरे भाइयों और मेरे बाप ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। खैर मेरी ज़िंदगी तो बेहाल ही हो गई थी जब से पता लगा था कि मैं माँ नहीं बन सकती। इसलिए मुझे ख्याल आता था कि मुझे मेरे बाप की ही हाय लगी है। 2 साल बाद मैंने अपनी माँ के साथ बात की थी। माँ के साथ बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। खैर मैंने अपने पति के लिए लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी और हालत मेरी ऐसी थी कि मैं अपनी सास के सामने हार भी नहीं मान सकती थी। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे तबाह नहीं होने देना चाहती थी। मैंने गली की एक औरत को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लिया। मैंने उसको कहा कि मुझे किसी गरीब घर की लड़की का रिश्ता ढूंढ कर दो और इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। कुछ दिन बाद उसने मुझे अपने घर पर बुलाया और एक लड़की की तस्वीर मुझे दिखाई। उसका हुस्न देखकर तो मैं दंग ही रह गई। वह आंटी कहने लगी कि ये लड़की बेसहारा है, क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके हैं और अब अपनी चाची के पास रहती है। उसकी चाची उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। मैंने कहा कि इस लड़की की मैं अपने पति के साथ शादी नहीं कर सकती। इसका हुस्न देखकर तो मेरा पति इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा।
तुम किसी और लड़की को ढूंढो। आंटी कहने लगी, ये रिश्ता बहुत बढ़िया है, इसको अपने हाथों से मत जाने दो। ये सीधी सादी बिल्कुल गांव जैसी लड़की है। मेरा मन तो नहीं मान रहा था, पर मैंने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची और मैंने अजीब सा मंजर देखा। मेरे पति सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि मेरी सास और नंद सामने बैठी थी। मेरी नंद बोली कि भाई, तू इस औरत के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? मेरी बात मान और दूसरी शादी कर ले। मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढी है। नीरज बोला, तुम लोग बस करो, मैंने अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर ली है। तुम तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई हो। अंजलि मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी ही रहेगी। मरते दम तक मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। नीरज की बातें सुनकर मुझ में हिम्मत आ गई। मैं आगे बढ़ी और मेरी सास और नंद की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने उनके पैर छुए और अंदर चली गई। कुछ समय बाद नीरज भी मेरे पीछे आ गए और कहने लगे कि अंजलि, तुम मम्मी और दीदी की बातों को अपने मन पर मत लगाना, वह तो कुछ भी कहती रहती हैं। मैंने कहा, नीरज, आप दूसरी शादी कर लो। और नीरज मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने कहा, नीरज, मैं तुम्हें दूसरा विवाह करने की इजाज़त देती हूँ और आप मेरी पसंद की लड़की के साथ शादी कर सकते हो। नीरज कहने लगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर चाहे वह तुम्हारी पसंद ही क्यों ना हो। मैंने कहा, नीरज, मुझे भी औलाद की ख्वाहिश है। तुम्हारा विवाह हो जाएगा और घर में बच्चा आ जाएगा। नीरज ने मना कर दिया और कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं बैठी रही, पर सच तो यही था कि मुझे भी कोई औलाद की ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो बस नीरज के छूट जाने के डर से बोल रही थी। फिर कुछ दिन नीरज की नाराज़गी ऐसे ही रही, पर मैंने रो रो कर उसको दूसरी शादी करने के लिए मना ही लिया। मैं खुश तो नहीं थी, पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मजबूरी ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से निचोड़ कर रख देती है। जब वह आंटी हमारे घर आई तो मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया। वह नीरज के साथ लड़ते हुए कहने लगी कि अगर दूसरी शादी करनी ही थी तो मेरी मर्ज़ी के साथ कर लेता। सास को शोर मचाते देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था। मैंने अपने पति का विवाह उसके साथ कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। दूसरे दिन मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे नीरज से मिलना था, पर वह तो सुबह के 11 बजे तक अपने कमरे में से नहीं बाहर निकला। मैंने अपनी सौतन आरती से पूछा तो वह कहने लगी, नीरज तो सो रहे हैं। मैंने उसको घूर कर कहा, तुमने उनको जगाया क्यों नहीं? आरती रोने लगी और बोली, नीरज ने मुझे कहा कि मैंने ये शादी सिर्फ आपकी रजामंदी की वजह से ही की है। मुझ में हिम्मत नहीं हुई उनको उठाने की। अगर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मैं चाचा के घर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने दिल ही दिल में आंटी को दुआएं दी कि उसने सचमुच एक मजबूर लड़की को ढूंढ कर दिया था। मैंने सोचा नीरज नाराज़ होंगे, जब वह थोड़ा ठीक होंगे तो वह कमरे से बाहर खुद ही निकल आएंगे। वह मेरा बेकार का ख्याल था। नीरज की शादी को 5 दिन हो चुके थे, पर वह अभी तक कमरे में से बाहर नहीं निकले थे। अब मुझे अजीब से ख्याल सताने लगे थे, इसलिए मैं नीरज के कमरे में चली गई। नीरज अपने मोबाइल पर बिज़ी थे। कदमों की आहट सुनकर नीरज बोले, आ गई मेरी आरती। ये शब्द सुनकर मेरी तो सांसें ही रुक गई। मैं वापस आ गई। मेरी आंखों में से आंसू बहने शुरू हो गए और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
मैं अपनी सास के कमरे की तरफ जाने लगी। मेरी नंद भी अपनी माँ के पास ही बैठी हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी को कह रही थी, क्यों मानती है मेरे खेल को? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अंजलि बेचारी को तो यह भी पता नहीं था कि उसने जिस लड़की का विवाह नीरज के साथ किया है वह मेरी पसंद थी, और नीरज तो पहले दिन से ही उस पर फिदा था। ये सब सुनकर मैं थर-थर कांपने लगी। मैं भाग कर नीरज के कमरे की तरफ गई तो कमरा अंदर से लॉक था। मैंने उसको ये कहते हुए सुना कि मैंने बहुत गलत फैसला कर लिया था अंजलि को भगाकर लाने और शादी करने का। कुछ साल बाद ही मुझे इस गलती का एहसास हो गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि के भाइयों को पता था कि वह मेरे साथ आई है। वह मुझे हर रोज़ फ़ोन पर धमकाते थे कि अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं उनके बीच में ही रहकर आया था। मुझे पता था कि वह कितने खतरनाक हैं, इसलिए मैंने अंजलि को छोड़ने का विचार छोड़ दिया था। अब मम्मी ने मुझे इस प्लान में शामिल कर लिया। हम सभी ने मिलकर तुम्हें पसंद किया, किरण आंटी के जरिए अंजलि को फिर बेवकूफ़ बनाया। ये सब सुनकर मैं पीछे मुड़ आई और हमेशा के लिए नीरज की ज़िंदगी से निकल गई, क्योंकि अब ना तो मैं मायके की रही और ना ही ससुराल की। इसलिए अब मैं एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ और मैंने अपनी बची हुई ज़िंदगी अनाथ आश्रम के नाम कर दी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।